इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में कहा कि लड़की के स्तन को छूना, उसके नाड़े को तोड़ना, वो मैं हालांकि ये शब्द यूज़ नहीं करना चाहता था, लेकिन बहुत मतलब इस तरह का बहुत लो, मतलब एक हाईकोर्ट की ये लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए थी। मुझे लगता है ये जितने जजेस बैठे हैं ना लोअर कोर्ट्स में और हाई कोर्ट्स में, इनके भी जेंडर सेंसिटाइजेशन करने की ज़रूरत है। ये भी तो उन्हीं घरों से आते हैं जहाँ पे लड़कियाँ औरतें पीटी जाती हैं, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जेंडर सेंसिटाइज नहीं था जो भी जज बैठा हुआ था, और ऐसे व्यक्तियों को जजशिप मिलनी भी नहीं चाहिए। मैं बहुत स्ट्रांगली कंडेम करती हूँ। मैं वॉक कर रही थी, आगे लड़के वॉक कर रहे थे और वो बात कर रहे थे माँ और बहन की गाली में। मैंने उसको बोला माँ करा ले, ऐसे करके। मैंने कहा खाला जी का घर है, ये कानून भारत का है और भारत में जो भी स्टेट हो उसको मानना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल में ममता जी से पूछे बिना आपको एक एफआईआर की कॉपी भी नहीं देता वो कोई। मैंने वेस्ट बंगाल में जो देखा है, मुझे नहीं लगता कि आप मीडिया वाले तो जाते भी नहीं है वहाँ पर। वहाँ की पुलिस, आप लिखते रहो उनको कि उस लेडी का रेप हो गया, वो आपको जवाब ही नहीं देंगे। क्या मैं ये मानूं कि मैं आने वाले भविष्य के हरियाणा के सीएम से बात कर रहा हूं? नमस्कार, आप देख रहे हैं माई हिंदी टीवी और मैं हूं आपके साथ संजीव कुमार। आज हमारे इस पॉडकास्ट में एक बहुत ही अहम शख्सियत हमारे साथ हैं, जो कि हरियाणा से राज्यसभा सांसद हैं, रेखा शर्मा। आज उनसे बातचीत होगी और उस बातचीत में बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो हम जानने की कोशिश करेंगे। उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानेंगे, कहाँ से उनकी शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई, और बहुत जो उन्होंने अब तक का समय जो बिताया, किस तरह का कामकाज उनका रहा, कैसे सरकार को के कामकाज को वो किस तरह से देखते हैं, सारी बातचीत होगी। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे हमारी बातचीत होगी। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है माई हिंदी टीवी पर। और नमस्कार। नमस्कार मैम। सबसे पहले तो आप ये बताएं, शुरुआत कहाँ से होती है आपकी? मेरा जन्म देहरादून में हुआ। मेरे पिताजी और माँ दोनों लाहौर से आए थे एज यंग चिल्ड्रन, यानी 14-16 साल के ऐसे थे जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना। और उसके बाद लंबी स्ट्रगल थी उनकी भी। मेरे फादर सीडी एयरफोर्स में काम करते थे और इसलिए देहरादून बस गए क्योंकि हेडक्वार्टर वहाँ था, और मेरा जन्म वहीं हुआ। 5 बहन भाइयों में मैं चौथे नंबर पे थी और तीसरी बेटी। तो आप सोच सकते हैं कि उस जमाने में जहाँ 2 बेटे पैदा करने के लिए बच्चे पैदा किए जा रहे थे, तो तीसरी बेटी होना। लेकिन मेरे पिताजी, खासकर पिताजी, बहुत ही मॉडर्न विचारों के थे और उनको प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो दादी को प्रॉब्लम या माँ को, वो उस जमाने में औरतों को ज्यादा होता था, आदमियों को ये नहीं था कि बेटी हो रही है। ये मेरा अनुभव था। और पढ़ाई एक बहुत नॉर्मल फैमिली में, मेरे पिताजी ने भी क्लर्क की नौकरी से शुरू किया था और ग्रेड 1 ऑफिसर रिटायर हुए थे और प्रमोशंस और पढ़ाई करके ही आगे बढ़े थे वो, और उनकी भी लंबी स्ट्रगल थी। हम बहुत सी नॉर्मल फैमिली जहाँ कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत कपड़े हों, बहुत जूते हों, बस पढ़ाई ज़रूरी थी, पढ़ाई पे जोर दिया जाता था। और इसीलिए मैं सोचती हूँ कि हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए क्योंकि मेरे फादर पढ़ाई पे बहुत जोर देते थे। ग्रेजुएशन की और केंद्रीय विद्यालय से पढ़े, फीस लगती नहीं थी। डीएवी कॉलेज से पढ़े, वहाँ भी माफ़ करा ली थी फीस, तो फ्री में पढ़ाई करी ऑलमोस्ट। और 20 साल में मेरी शादी एक आर्मी ऑफिसर से हुई, उसको भी मैंने ही पसंद किया था। और लव मैरिज थी मैम? उस समय ये बड़ा वैसा वर्ड था कि लव मैरिज, लेकिन मैं उससे एक कदम आगे थी। मैंने प्रपोज किया था उनको। अच्छा जी। और प्रपोज तब किया था कि जब मैं 15 साल की थी। तो ये जब आप स्कूल में पढ़ रहे थे तभी? स्कूल में 10th में पढ़ती थी और वो हमारे पेइंग गेस्ट थे हमारे घर में। अच्छा। और मेरे ख्याल से वो बचपन का दौर होता है, कोई अच्छा लग गया। आजकल उसको इन्फेक्चुएशन कहेंगे। उस समय हमें उस समय की मूवीज और वो की पहला व्यक्ति देखा और प्यार हो गया, बस उस टाइप से होता था। और
मैं कहूँगी मेरे हस्बैंड की भी और मेरी भी उस समय 15 साल की उम्र में भी जो कमिटमेंट थी वो कमिटमेंट रही। उनकी कितनी उम्र थी उस वक्त? वो मेरे से 7 साल बड़े हैं। अच्छा जी। तो जब आपने उनको पसंद किया या पहली नजर में प्यार हुआ, तब वो आर्मी में ही सर्व नहीं, कर रहे वो लॉ करने के लिए आए हुए थे। अच्छा। देहरादून लॉ कर रहे थे और मैं 10th में थी। लेकिन उन्होंने मेरी लेटर का जवाब नहीं दिया था। अच्छा, आपने लेटर लिखा? मैंने उन दिनों लेटर ही होता था, मैसेजेस नहीं होते थे। उन्होंने मुझे मेरा जवाब तब तक नहीं दिया जब वो आर्मी में सेलेक्ट नहीं हो गए। अच्छा जी। और आर्मी में सेलेक्ट होने के बाद उन्होंने मेरे पेरेंट्स से बात की थी कि मैं ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ लेकिन मैं इससे शादी करने आऊँगा। मुझसे नहीं कहा था, मतलब ये बात। और मैं शादी करने वापस, और इस दौर में बहुत ऊपर नीचे हुआ। उनके पेरेंट्स नहीं चाहते थे लेकिन फाइनली जो हम चाहते थे वो हुआ और आज हम साथ साथ हैं। आज भी हमारी शादी को 41 ईयर्स हो गए हैं। इस साल 42 ईयर्स हो जाएंगे। अच्छा जी। आगे इस मैम, बच्चे कितने हैं आपके? मेरी 2 डॉटर्स हैं। अच्छा जी। और दोनों बहुत अच्छा कर रही हैं जिंदगी में। एक बॉम्बे में है, एक गुड़गांव में है, एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। उनकी सारी कंपनीज की लीगल हेड है। अच्छा जी। और दूसरी एक कैनेडियन कंपनी है, उसकी इंडियन हेड है। वो एडिटर है टेक्नोलॉजी मैगजीन की। अच्छा जी। और मैंने बताया पहली जो फर्स्ट डॉटर है वो JSW के साथ। अच्छा मैम, जो आपने शादी की बात की, लव मैरिज आपने एक तरह से प्रपोज किया उनको, लेकिन एक आपके वाला दौर था कि हाँ, जो लड़का था वो पहले सेटल्ड हुआ और उसके बाद फिर घर वालों से, लड़की के घर वालों से जाकर कहता है। आज के दौर की अगर हम बात करें, मैं ये मेरा पर्सनल अपना यह है कि लव मैरिज कहीं भी किसी भी लिहाज से गलत नहीं है, लेकिन आज के दौर की अगर हम बात करते हैं तो इसको एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। और ये फ्रेंडशिप वाला कि हाँ, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, शादी से पहले 2 गर्लफ्रेंड 3 गर्लफ्रेंड, फिर शादी किसी और से हो रही है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, समय बदल रहा है और समय के साथ साथ अगर हम अपने विचार नहीं बदलेंगे तो हम फिर पुराने विचारों के कहलाएंगे। मैं ये भी ठीक समझती हूँ कि लड़कियां पहले देखभाल लेती हैं कि हाँ, ये शादी करने लायक है भी या नहीं। पुराने विचारों में हमें जो जिस तरह से पाला गया था, हमें कहा गया था कि शादी ही के बाद ही सारे रिलेशन होने चाहिए या आपके और कोई रिलेशन नहीं हो सकते, फिजिकल तो बिल्कुल नहीं, सोच भी नहीं सकते थे। तो आजकल मॉडर्न जमाना है, लड़कियां काम करना चाहती हैं, पहले अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती हैं, फिर शादी करना चाहती हैं। हमारी तरह नहीं कि 20 साल में, मैं उसको ठीक मानती हूँ कि 30 साल में भी शादी कर रही हैं। उन्होंने एक जिंदगी देख ली होती है, वो अपने लिए जी ली होती हैं, उसके बाद वो लाइफ पार्टनर चुनती हैं। और मेरी डॉटर्स ने ही बहुत लेट मैरिज की और जिसको उन्होंने पसंद किया उसी से की। तो मैं उनके साथ थी, उनके हर डिसीजन में साथ थी। और हाँ, जहाँ लाइफ में उन्हें भी इन्फेक्चुएशन हुआ, मेरे ख्याल से 8वीं 10वीं में भी मैं बोलती थी हाँ, सब फ्रेंड्स को घर लेके आओ, बैठ के। थोड़े दिनों में लगता था उनको, नहीं ये फ्रेंड ही है मम्मा, ये बॉयफ्रेंड बनाने लायक नहीं है। तो मुझे लगता है आजकल बच्चे ज्यादा समझदार हैं, आंखें खुली हैं उनकी और देखभाल के शादी करते हैं। शादी से पहले टूट जाए तो बेटर है, शादी नहीं टूटनी चाहिए। शादी के बाद आप जल्दी शादी कर लो और फिर आपको लगे कि हम निभा नहीं सकते, गलत फैसला ले लिया। इससे बेटर है कि आप पहले देख लो कि गलत व्यक्ति को चुना है आपने और आप अपना रेक्टिफाई कर लो। और समय बदल रहा है, लड़के लड़कियां दोनों मेरे ख्याल से इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, काम में भी और डिसीजन मेकिंग में भी। तो जैसा अच्छा लगे, बस ये है कि आप गलत रास्तों पे ना चलें, केवल फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए ना करें, रिलेशनशिप बनाएं। आप रिलेशनशिप बनाएं तो प्यार का रिलेशनशिप बनाएं, अपने मन से बनाएं बस। इसमें एक और बात भी मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए अगर बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, कोई भी है, तो उसमें परिवार को भी इन्वॉल्व कर लेना चाहिए कि हाँ मम्मा ये मेरा फ्रेंड है या मम्मा ये मेरी गर्लफ्रेंड है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर परिवार को पता हो तो वो गलत काम नहीं करते बच्चे, और परिवार भी अगर सपोर्ट करता हो ना तो बच्चे बाहर नहीं जाएंगे। जब उनको अपना पीयर प्रेशर पड़ता है ना, बाहर से वो गलत चीजें सीखते हैं, तब गलत बातें होती हैं।
अगर आप कहो कि मेरा घर खुला है, तुम यहाँ आओ, ड्राइंग रूम में बैठो और बातचीत करो, कॉफी मैं बना के देती हूँ, तो आप, वो गलत काम नहीं होगा वहां पर। अगर आप घर में बैठने को नहीं देंगे तो आपके बच्चे दूसरी जगहें ढूंढेंगे, मे बी दे विल हायर अ प्लेस वेयर दे कैन मीट, और जब अकेले मिलेंगे तो कुछ भी गलत भी हो सकता है। मैं उसको भी गलत नहीं कहती, लेकिन अचानक वो डिसीजन हो जाए और बाद में आप पछताएं कि अरे ये तो पर्सन ठीक नहीं था मेरे लिए, तो उससे बेटर है कि आप जान जाएं। और पेरेंट्स के लिए भी बेटर है, आपको पता होगा कि आपके बच्चे कहाँ बैठे हैं। लड़के के पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए और लड़की के पेरेंट्स को भी। इसमें ही एक और बात भी निकलती है कि पेरेंट्स को भी ये समझना पड़ेगा कि आज, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आज जो है वो दौर बदल रहा है, बच्चे ज्यादा समझदार हैं आज के, तो इसमें पेरेंट्स को ये बात समझने की जरूरत है। बिल्कुल, हाँ, हमारे बच्चे जो हैं अब वो हमारे वाला जमाना नहीं रहा, आज के बच्चे जो हैं वो खुद समझदार हैं। बिल्कुल, और उनसे एक फ्रेंडली माहौल में रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। आप 18 साल तक उनको पढ़ा लेना, जैसे पालना है आपने पाल लें। अगर आपने उनको मजबूत एक वो दे दी शुरुआत, तो वो गलत डिसीजन नहीं लेंगे। फिर आप अपनी परवरिश पे तो वो रखें कि हाँ हमने अच्छी परवरिश की है, वो डिसीजन गलत नहीं लेंगे मेरा बच्चा। तो मुझे हमेशा अपने बच्चों पे भरोसा है, था कि ठीक है, गलती होती है तो भी बच्चे हमारे पास आते हैं और आप ही रेक्टिफाई करते हो उनकी गलती। अगर आप उनसे दूरी बना के रखोगे तो वो गलती के टाइम आपके पास नहीं आएंगे, फिर कुछ और बड़ा हो सकता है आपके बच्चों के लिए। तो मुझे लगता है कि आपको बच्चों के साथ दोस्त की बनना चाहिए। आफ्टर सम टाइम यू आर फ्रेंड विद योर चिल्ड्रन जी। और मेरा जो एक अपने बच्चे पालने का वो रहा कि उन्होंने हमें पेरेंट के बनने के लिए चूज किया है। मेरा कोई उस पे वो नहीं है, हक नहीं है कि मैं उसकी जिंदगी जीऊं। वो एक इंडिविजुअल है, हमने केवल उनको एक इंडिविजुअल बनाया है। और अगर मैंने उसको पर देने के लिए पैदा करके पर दिए हैं तो लेट हर फ्लाई ना, फिर मैं उसको पिंजरे में क्यों बंद करके रखूं। तो वो एक इंडिविजुअल है, उसी रूप में मैं देखती हूँ। मैं हमेशा उसको प्रेशर देने के लिए पेरेंट बनना नहीं चाहती कि तुम ये करो, डिक्टेट करने के लिए नहीं हूँ मैं। तो अब डिसीजन उसके हैं, उसकी जिंदगी के। अच्छा, हम चलिए आगे बढ़ते हैं। शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसके बाद ये पॉलिटिक्स से कैसे जुड़े आप? मेरे पिताजी वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, लेकिन आरएसएस से जुड़े थे। अच्छा। शाखाओं में जाते थे, इमरजेंसी के टाइम छुप छुप के भी जाते थे। फिर रिटायरमेंट के बाद वो विश्व हिंदू परिषद ज्वाइन किया उन्होंने, और विश्व हिंदू परिषद में काम करते रहे। पॉलिटिक्स से उनका कोई लेना देना नहीं था। मैं जब छोटी थी तब भी मैं गलत डिसीजंस पे बहुत जम के लड़ती थी, और बहुत सारे लोग देहरादून में मुझे पुराने जानने वाले आज भी पता है उनको कि वो मुझे इंदिरा गांधी कहते। उन दिनों स्ट्रॉन्ग विमेन मीन्स इंदिरा गांधी। तो बचपन में मेरे बाल बहुत कर्ली थे, ऐसे फैले रहते थे, और वो लुक वैसा था, तो इसलिए वो इंदिरा गांधी का। और मैं बहुत जगह लड़ाई लड़ती थी, ईव टीजिंग को रोकने के लिए लड़ती थी। तो मेरे अंदर वो था कि बदलाव लाना है यहाँ पे। मुझे जब मैं बड़ी हुई तो मुझे लगा कि बदलाव लाने के लिए बाहर खड़े होके तो आप ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स कर सकते हो, लेकिन उससे बदला नहीं जा सकता। लेकिन जब तक आप अंदर नहीं घुसोगे और अपने हाथ गंदे नहीं करोगे, तब तक आप सफाई नहीं कर सकते। तो मैंने अपने फादर को कहा, जब हम यहाँ सेटल हो गए, हम 10 साल पोस्टिंग में मैं अपने हस्बैंड के साथ रही। और उसके बाद हमने यहाँ घर पंचकुला में घर खरीदा 9 सेक्टर में, और मैंने अपने फादर से कहा कि मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है। और ये किस सन की बात है मैम? ये 96 की उसी टाइम इलेक्शन हुआ था यहाँ पर, 96 वाला इलेक्शन हरियाणा का जो हुआ था उसके एकदम बाद। तो यहाँ सूरज भान जी थे, तो मेरे फादर सूरज भान जी से मिलने लेके गए मुझे, और उनके थ्रू मैंने मेंबरशिप ली, और साथ ही साथ मुझे डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटरी बना दिया गया। अच्छा जी। अच्छा, सॉरी मैं काट रहा हूँ आपको बीच में। इससे पहले जब आपके पिताजी संघ से जुड़े हुए थे, विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़े, आप भी कभी उनके साथ गए संघ में, या नहीं? मैं कभी वो लेके आपको गए? अटल जी के भाषण सुने मैंने उनके साथ। अच्छा। घर पे अशोक जी आते थे, उनसे मिलना हुआ। अशोक सिंघल जी? हाँ जी। तो बस उतना मिलना हुआ। और हम लोग
20 साल में जैसे मैंने बताया शादी होगी तो स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन और एजुकेशन और उसके बाद मतलब ऐसे बाहर नहीं मिलते थे हम लोगों से। तो उसके बाद मेरी बस इन लोगों से, अटल जी के मैंने 2-3 भाषण सुने। आज भी मेरे पास उनके ऑटोग्राफ हैं जो मैं स्टेज पे बैठ के एज अ चाइल्ड मैंने उनसे लिए थे। और शुभकामना सहित अटल बिहारी वाजपेयी, मैं कई बार देखती हूँ वो, तो इसलिए मुझे याद है। और ये खून में था हमारे अंदर। मुझे बचपन में भी जब गरम दल नरम दल पढ़ाया जाता था आज़ादी का, तो मैं गरम दल में ही होती थी हमेशा। हमारे स्कूल में डिवाइड करते थे कौन बनेगा नरम दल में, और मैं हमेशा गरम दल में थी और हमेशा राइट साइड में थी पॉलिटिक्स में। तो ऑब्वियस है मैंने बीजेपी ज्वाइन की, और बीजेपी ज्वाइन की तो वहाँ से स्ट्रगल राजनीति की शुरू हुई। तो फिर एक्टिव पॉलिटिक्स में पूरी तरह से आप जुट गए? हाँ, पूरी तरह से जुट गई। सेक्रेटरी जैसे मैंने बताया, फिर मैंने मीडिया संभाला। उन दिनों आईटी किसी को नहीं आता था, मैंने कंप्यूटर्स उससे पहले सीखे थे। मैंने 91-92 में कंप्यूटर एजुकेशन ली थी। उस समय वो तो बिल्कुल शुरुआत था। और मैं अपडेट करती रही अपने आप को। तो यहाँ मीडिया किसी को नहीं आता था, सोशल मीडिया का तो नाम ही नहीं था उन दिनों तो। लेकिन कैसे प्रेस नोट बनाना है, क्या करना है, वो सारा मैं अपने घर से करती थी। इनफैक्ट मैंने अपने घर में सब कुछ, फैक्स मशीन ये वो रखा था, तो रिपोर्टर भी मेरे घर आके डाइनिंग टेबल पे प्रेस नोट बनाते थे और मेरे घर से ही फैक्स करते थे। तो ये सारा काम मैंने किया। उसके बाद में मुझे सोशल मीडिया जब शुरू हुआ तो सोशल मीडिया का हरियाणा का इंचार्ज बना दिया गया। लिखने पढ़ने का काम मुझे सारा मिलता था, लेकिन बिकॉज ऑफ माई पर्सनैलिटी आई हैव सफर्ड अ लॉट, लेट मी टेल यू। मैंने बहुत सफ़र किया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के दो वो होते हैं, या तो आप बहुत अच्छा करते हो या आपको पीछे रखने की भी कोशिश की जाती है। आप एक जो आपकी शख्सियत है, जितनी अभी तक बात दबंग टाइप थोड़ा सा, और जो भी है वो बिल्कुल फेस टू फेस आप साफ गोई है, आपके लहजे में भी बात में भी। तो इसका फायदा भी हुआ, नुकसान भी हुआ? नुकसान ज्यादा हुआ। जी, कि आपको, ये मेरा बहुत लंबा सफर है। अगर आप देखिए 96 से आज तक, हाँ जी, और मैं अब पहुंची हूँ। मैं अगर ऐसा ना होता तो शायद मैं जल्दी पहुंच चुकी होती यहाँ पर। इसको अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो पॉलिटिक्स में क्या वही लोग ज्यादा कामयाब होते हैं जो थोड़ा सा मैनिपुलेट करना जानते हो चीजों को? नहीं, मैं शब्द मैनिपुलेट नहीं बोलूंगी। हाँ जी, या फिर बातें जो हैं वो एक तरीके से बात करना, मतलब साफ गोई मेरे में कमी थी। ज्यादा साफ गोई जो है वो पॉलिटिक्स में नहीं चलती है। मैं अपनी कमी मानूंगी इसमें कि सोचे समझे बिना मैं बात कर लेती हूँ। अभी भी अब काफी संभल गई हूँ, काफी सीख गई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अपने आप को रोका नहीं जाता। जहाँ मैं बोल देती हूँ, उस समय में कुछ ज़्यादा बोल देती थी। यंग एज थी और जिस माहौल से आई थी, वहाँ फौज में आर्मी वाइफ्स को बहुत अलग से रखा जाता है, एकदम उनको रिस्पेक्ट दी जाती है। एक व्यक्ति चाहे वो जर्नल भी हो, वो खड़ा हो जाता है कैप्टन की वाइफ के लिए भी। पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनाने के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है। कोई सीट नहीं खाली करता है आपके लिए, औरत भी है तो भी नहीं खाली करता। आप खड़े रहिए। तो ये इनिशियली मुझे थोड़ा सा वो लगता था और मैं लड़ भी लेती थी, और फिर लगा कि नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग दूसरी तरह के हैं तो आपको ढालना पड़ता है अपने आप को दूसरी तरह। आपकी तरह नहीं हो सकता कोई। तो ये समझने में टाइम लगा। अच्छा, इसी दौरान फिर आपका संपर्क, क्योंकि उस दौरान नरेंद्र मोदी जो थे वो हरियाणा के प्रभारी भी थे, तो फिर उनसे मुलाकात जो है इसी दौरान हुई? इलेक्शन जैसे हम सारे काम करते थे, तो मैं भी मीडिया का काम कर रही थी, तो प्रेस नोट बनाना, उनके लिए प्रेस नोट बनाना, तो उन्होंने मेरा काम देखा था, प्रेस की किस तरह लिखती है, क्या काम करती है। बूथ का काम उनसे सीखा, जैसे वो बैठते थे हमारे साथ दरी में और हम भी नीचे बैठ के काम। हाँ जी। तो उन्होंने मेरे को देखा कि मैं बहुत जो काम दे दो 100%, 200% करती हूँ। हाँ जी। और ये कहीं ना कहीं उनके दिमाग में था कि ये बहुत अच्छा काम करती है। और जब वो आए सेंटर में, तो ये उनका बड़प्पन है कि
वो अपने छोटे छोटे वर्कर्स को याद रखते हैं। ये उनकी खासियत भी मानी जाती है पीएम मोदी की, कि वो कभी जिनके साथ उन्होंने काम किया है उनको भूलते नहीं है कभी। हाँ, वो भूलते नहीं है, और वो उनके माइनसेस प्लसेस सारे याद रहते हैं। उन्होंने बहुत पहले भी ये कहा था कि तुम काम करने में बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम पॉलिटिक्स के लिए वो नहीं हो। बहुत, और उनके कहने से काफी असर हुआ था मुझे, क्योंकि पॉलिटिक्स के लिए अलग से कैसे होते हैं व्यक्ति। मैं नहीं हूँ, वैसी नहीं हूँ। मैं 4 को गिरा के आगे नहीं बढ़ सकती। मुझे लगता है 4 को साथ लेके चलूं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। जिसको साथ में लेके चलते हैं, कई बार वो आपको धक्का मार के पीछे कर देते हैं। ये बात भी है, पॉलिटिक्स में तो खास तौर पर ऐसा तो देखा जाता है। लेकिन बहुत कुछ मोदी जी से सीखना, मतलब वो इतने साल बाहर रहे, फिर गुजरात चले गए, लेकिन उनकी लाइफ को हमेशा पढ़ते रहे, उनके भाषण सुनते रहे, बहुत नज़दीकी से ऑब्जर्वेशन मेरी अच्छी है, और ऑब्जर्वेशन के कारण मैंने बहुत सीखा है उनसे, बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक मैम बात, जब वो हरियाणा के प्रभारी थे और अब जो पीएम मोदी बने हैं, उस वक्त, क्योंकि आपने तो उस वक्त भी काम किया, अब भी आपकी मुलाकातें होती हैं क्योंकि राज्यसभा सांसद हैं, तो जब संसद का भी अभी सत्र खत्म हुआ, क्या कोई बदलाव देखते हैं कि हाँ उस वक्त, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान में एक चेंज आता है, तो क्या जब वो हरियाणा के प्रभारी थे, उनका स्वभाव, उनका काम करने का तरीका, आज जब वो प्रधानमंत्री हैं देश के, कोई लगता है कि हाँ, या फिर एक वही कहाँ जैसे वो पुराने समय में काम करते थे वही तरीका आज भी है? मुझे लगता है एज अ पर्सन वो सेम है, बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पहले थे जी। वो भी लाइफ लेसन्स बहुत लेते हैं, सीखते। वो उन्होंने भी जिंदगी में सीख सीख के आगे बढ़े हैं। टेक्नोलॉजी हो गई, पहले नहीं थी टेक्नोलॉजी, वो किस तरह से उन्होंने ग्रैब करी। तो ऑब्जर्व, वो यंगस्टर से बहुत सीखते हैं। वो भी ऐसे लाइफ में सीखते रहे हैं, इसलिए वो यहाँ हैं। और जो स्टेप बाय स्टेप, ही इज नॉट द पर्सन की जो IIT से आया हो और उसको सब कुछ आता है, और वो जो ये सोचता है ना सब कुछ आता है मुझे, वो यहाँ तक पहुंच भी नहीं सकता, क्योंकि वो सीखता नहीं है। सीखता नहीं है। जिसको ये लगता है कि मेरे में कमी है कुछ और मुझे अभी सीखना है, तो वो उनमें से है, वो हमेशा सीखते रहते हैं। और उनको देखते देखते मैं भी सीखती रहती हूँ। मुझे लगता है कि अभी भी मुझे नहीं आता, मैं अपनी बहुत बड़ी क्रिटिक हूँ, मैं अपने आप को क्रिटिसाइज बहुत करती हूँ, और होना चाहिए, लेकिन उतना नहीं होना चाहिए कि आप सेटिस्फाई ना हो अपने से। मैं उस हद तक हूँ कि मैं अपने काम से सेटिस्फाई नहीं होती हूँ, और उसके कारण आप खुश बहुत कम हो पाते हो, मतलब अंदर से वो खुशी कम मिलती है। तो मुझे लगता है वो भी इस तरह सीखते रहते हैं अपने आप से, और दूसरों से भी बहुत। अगर आप उनसे आप कभी मिले तो वो आपकी सुनेंगे, वो बहुत कम होता है बीच में इंटरप्ट करते हैं एक क्वेश्चन करने के लिए, बाकी वो सिर्फ आपकी सुनते हैं। और उस टाइम वो फोन नहीं देखते, जैसे बाकी नेता फोन देखेंगे, मैसेज करते रहेंगे, हाँ आपसे बात करते रहेंगे, वो ऐसे नहीं करते। और उनसे सीखने की बात है कि आपको कितनी प्रायोरिटी देते हैं। वो जो आपका टाइम है, अगर 5 मिनट भी आपको दिए, वो 5 मिनट आपके हैं। वो किसी और से ना फोन पे बात करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, पूरा ध्यान जो है वो आप ही की ना बाहर से कोई आएगा डिस्टर्ब करने, जब तक वो नहीं बुलाएंगे, और ना ही वो किसी से बात करेंगे। और इसी कारण से वो, मुझे लगता है उनको सब कुछ याद रहता है जो आपने कहा है जी, क्योंकि उनकी जो मुलाकात होगी वो सिर्फ और सिर्फ आपकी और उनकी होगी। हाँ, ऐसा ही होता है, और ये मेरा ऑब्जर्वेशन नहीं है, हर कोई जो उनसे मिल के आता है यही ऑब्जर्व करता है जी। अच्छा मैम, फिर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में कैसे आपका आना हुआ? बहुत अचानक था। मुझे 2014 में यहाँ पे भी सरकार बनी, और वहाँ सेंटर में भी यहाँ बनी, तो बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू किया कि कुछ मिलना चाहिए, कुछ मिलना चाहिए, तुम्हारा इतना लंबा सफर हो गया। मुझे नहीं फील होता था कि मिलना चाहिए, लेकिन लोग आपको कह कह के ऐसे पागल कर देते हैं कि आपको महसूस होने लगता है कि ओहो, लाइफ इज नॉट वर्थ, मतलब ऐसा शोर मचाते हैं। तो फिर भी मैंने धैर्य रखा, और किसी से कहा नहीं, मैं मांग नहीं सकती किसी से। ये ब्राह्मण होने का एक मुझे लगता है नुकसान है, और पर्सनैलिटी में भी नुकसान, मतलब कुछ गलत है मेरी, कि मैं मांग नहीं सकती, मैं किसी से कह नहीं सकती। मैंने किसी से नहीं बात करी। और एक फैमिली वेकेशन के लिए हम गए हुए थे, पेरिस में थे, अंडर द आईफल टावर थे एग्जैक्टली। जब एक फोन आया, और यहाँ से जो अब
डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है यहाँ के, अजय मित्तल। अच्छा जी। उसका फोन आया कि लोग आपको ढूंढ रहे हैं, किसी का फोन नहीं लग रहा, और उसका फोन भी मेरी बेटी के फेसबुक कॉल आई। अच्छा। मेरा फोन नहीं चल रहा था, मेरी बड़ी डॉटर का फोन चल रहा था, उसके फोन पे आई, और उसको फोन नहीं पता था लेकिन फेसबुक से कनेक्ट किया उसने, और उसने कहा कि अभी आप अपना इस एड्रेस पे रेज्यूमे भेजो। तो वहीं खड़े खड़े मैंने उससे कनेक्ट किया अपना वाईफाई, और वहां से जो भी फोन में मेरा रेज्यूमे था मैंने उस ईमेल पे भेजा, और वापस आ गए जब हम, तो 10-1 दिन बाद एक बुलावा आया मेनका जी के ऑफिस से कि मिलने आना है। तो मैं सुबह गई, शताब्दी से ऑटो करके मेनका जी के ऑफिस गई। कुछ नहीं लेके गई थी, एक पर्स था, क्योंकि मैंने सोचा था शाम को वापस आऊंगी, पता नहीं किस लिए बुलाया। और उन्होंने कहा कि NCW की मेंबर की उसमें तुम्हें बनाया है, ये साइन करो, अभी जाओ ज्वाइन करो। अच्छा। और मैं उस टाइम चेयरपर्सन भी उनके साथ बैठी थी, चेयरपर्सन की कार में बैठ के ऑफिस गई, ज्वाइन किया, और वो मेरे ख्याल से थर्सडे था, तो फ्राइडे और रुकना था क्योंकि फिर सैटरडे संडे वापस आ। तो फ्राइडे मैं अपनी कज़न के पास रुकी, और वापस सैटरडे आके फिर सामान लेके गई। तो ये मेरा ज्वाइनिंग था, जो कि बिल्कुल अचानक था, और ये सफ़र शुरू हुआ मुझे लगता है उसके बाद, तो फिर चेयरपर्सन और फिर चेयरपर्सन जी। तो फिर उसके बाद जो सफ़र एकदम से शुरू हुआ, फिर उसके दौरान बड़ी सारी चीज़ें। हाँ, उसके बाद आई नेवर लुक बैक। मुझे एक अपॉर्चुनिटी की तलाश थी, और बहुत सालों से मुझे ऐसा लगता था कि एक फ़ोन आएगा और मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, और वो एक फ़ोन आया। मैं हमेशा अपने आप को ये ज़रूर करती हूँ, जो चाहती हूँ ना उसको, आजकल कहते हैं ना कायनात से मांगो तो वो मिलता है, तो मैं कायनात से अंदर मांगती रहती हूँ, और वही मुझे लगता है कायनात से ही मांगनी चाहिए, भगवान से ही मांगना चाहिए जो मांगना है। तो वो मुझे हमेशा एक फील होता था कि मुझे एक फ़ोन आएगा, और वो फ़ोन ने ही मेरी लाइफ चेंज की, और अपॉर्चुनिटी आई है तो मैं गवाऊंगी नहीं। ये मैंने सोच लिया था, ये केवल 3 साल के लिए अपॉर्चुनिटी है, मेक इट और ब्रेक इट। अगर मैं 3 साल जिस तरह से लोग काम करते हैं, तो मैं पंचकुला ही बैठी रहती, काम नहीं करती, क्योंकि सैलरी तो मिल रही थी, घर भी मिल गया था, कार मिल गई थी, जो लोगों को चाहिए होता है, तो मैं आराम कर सकती थी 3 साल। लेकिन मैंने एक दिन भी आराम नहीं किया, और मुझे लगता था यही टाइम है जो मैं प्रूव कर सकती हूँ कि मैं वर्थ हूँ, और वो मैंने प्रूव किया। तो मुझे चेयरपर्सन 2 साल बाद ही मैं चेयरपर्सन बन गई, और 1 साल बाद मैं परमानेंट चेयरपर्सन बन गई 3 साल के लिए। फिर 3 साल मैंने और काम किया, तो नेक्स्ट तो गवर्नमेंट ने एक्ट चेंज किया, और फिर मुझे एक और मौका दिया। दैट्स हाउ मेरा सबसे आज तक का लंबा टर्म रहा। कैसा रहा, कैसे देखते हैं मैम आप इस टर्म को, कि कैसा कामकाज रहा उस दौरान? देखिए, मैं कहूँगी मैंने बहुत बदलाव किए, लेकिन आप लोगों से पूछिए इसके बारे में, अच्छा होगा कि लोगों का व्यू हो कि क्या है रहा। एक जो परसेप्शन है आपके बारे में, या फिर वुमेन कमीशन के बारे में, जब से आप आए उसके बाद एक तो चेंज देखने को मिला कि कहीं भी कोई घटना हो तो वुमेन कमीशन जो था वो आगे आता था और उस मुद्दे को उठाता था कि हाँ, अगर लड़कियों के साथ कहीं गलत हो रहा है, औरतों के साथ कहीं गलत हो रहा है, तो उस मुद्दे को, क्योंकि इससे पहले हमने नॉर्मली नहीं देखा कि हाँ किसी मुद्दे को वुमेन कमीशन इतना एक्टिव रहा हो। तो ये चेंज जो है ये जरूर देखने मैं को मिला। 24 घंटे मैं कह सकती हूँ मैं एक्टिव रहती थी। मैंने बहुत सारी नई चीज़ें शुरू करी, एम्पावरमेंट की बहुत नई शुरू की। ये तो बात ठीक है कि मैं ट्विटर पे हूँ एक्टिव, और मैं हर समय ट्वीट्स देख के, अगर किसी ने ट्वीट किया है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं उस तुरंत जवाब देती थी, और तुरंत उसका फ़ोन करके उसको वापस बताती थी कि ये हो गया है तुम्हारा काम। तो लोगों को लगता था कि एक सुषमा जी को पहुंच सकते हैं हम ट्वीट करके, और एक इसको पहुंच सकते हैं हम ट्वीट करके। हाँ, तो मैं लगातार, जैसे कोरोना हुआ, सारे लोग घर बैठ गए, लेकिन मैंने अपना ऑफिस बंद नहीं होने दिया। मैंने नई नई चीज़ें की। एक मैंने 24/7 हेल्पलाइन शुरू की। डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया था उन दिनों, तो उसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस की जो वो थी पीड़िता, वो पहुंच सकें, व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की कि व्हाट्सएप करना उसे घर बैठ के बस।
और तुरंत उसको वहां से हटाना है तो वहां से हटाना है, उसको उसके घर पहुंचाना है तो घर पहुंचाना है। ये 24 घंटे मैंने एक टीम उसमें अपनी टीम को बांटा जो उस पे काम करती थी कि मॉर्निंग टू आफ्टरनून, आफ्टरनून टू नाइट, नाइट टू अर्ली मॉर्निंग। तो इस तरह से ये 24 घंटे काम होता था। फिर हमने एक्सपेक्टेंट मदर्स के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन शुरू की, क्योंकि बहुत होता था कि जो गर्भवती महिलाएं हैं डॉक्टर के पास जाएं या ना जाएं, उनको कोरोना, बहुत सारे क्वेश्चन थे। वो क्वेश्चन के जवाब डॉक्टर्स का एक पैनल बनाया, वो जवाब देते थे। उनको ब्लड चाहिए, उनको हॉस्पिटल चाहिए, उनको कुछ भी चाहिए, हम पूरे देश में हमारी टीम लोगों के साथ जुड़ के डीसीज के साथ डायरेक्ट, और डीसीज को भी लगता था एनसीडब्ल्यू का फोन आया है, इसका मतलब पहुंचाना ही पहुंचाना है इस लेडी को हॉस्पिटल। ऐसे हमने लगभग 990 के करीब महिलाओं को बचाया है, मैं कह सकती हूँ, ये कोरोना के दौरान, क्योंकि 24 घंटे की हेल्पलाइन थी जो। और फिर बाद में उन्होंने अपने बच्चों की फोटोज जो पैदा होते थे वो हमें शेयर करनी शुरू करी। अच्छा। हमारे वो सबसे ज्यादा खुशी का। और एक बार मीटिंग में, हमारे सारे कमीशंस की मीटिंग थी, तो प्रधानमंत्री जी सबसे पूछ रहे थे कि आपका सबसे अच्छा काम क्या है। तो मैंने कहा मेरे को जब वो फोटोज आती थी ना, सबसे खुशी का काम मेरे लिए, मुझे लगता है कि मैंने वो किया कि वो माँ को नहीं बचाया, वो बच्चे को भी बचाया, और बच्चे की खुशी जो परिवार को वो दे पाई मैं। तो ऐसे हमने बड़े नए काम, एल्डरली कपल्स को कोरोना के टाइम में राशन नहीं, दवाइयाँ नहीं, तो हमने एक पूरे देश में एक ग्रुप बनाया जो हैंड होल्ड करते थे एक दूसरे का, मतलब अच्छा। वहां दवाई पहुंचानी है तो पुलिस वाला भी अगर दवाई दे के आया तो वो फोटो खींच के हमें भेजता था, देखो मैं दवाई दे के आया हूँ। अच्छा। तो ऐसे छोटे छोटे काम के साथ साथ बड़े बड़े तो हमने बहुत किए हैं। मैं आपको ये छोटे काम गिनवा रही हूँ, बड़े बड़े तो बहुत सारे किए हैं। जैसे IIM के साथ ट्रेनिंग दी 10वीं पास लोगों को भी कि अपना बिजनेस कैसे शुरू करना है, किसी ने कभी ऐसा सोचा नहीं था। हमने पॉलिटिशियन विमेन को हैंड होल्ड करने के लिए उनको पंच सरपंचों को ट्रेनिंग देने के लिए पंचायत से पार्लियामेंट तक का एक प्रोग्राम हमने बनाया। वो उसमें हम पंचायत की महिलाएं पार्लियामेंट में लेके आए, उनको ट्रेनिंग दी। हमने शी द चेंज मेकर करके एक प्रोग्राम करा जो ट्रेनिंग के लिए। हमने बहुत सारे मैं हम नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मेरा एक टीम वर्क होता था जी। और कभी कभी मैं अभी भी मिस करती हूँ वो। मेरे लिए बड़ा मुश्किल था अपना एम्बिलिकल कॉर्ड काटना NCW से, क्योंकि 9 साल बिताए थे मैंने, और बड़ी मुश्किल से मैंने अपना मेंटली उसको काटा है उनसे। लेकिन महिलाओं से तो आप फिर भी जुड़ी हुई हैं, और जब भी आपके पास मान लीजिए कोई महिला आती है तो फिर उसके साथ तो आप, क्योंकि आपने काम किया है इतना, तो एक लगता होगा कि नहीं इनके लिए कुछ करना है। मैं हमेशा सपोर्ट में रही हूँ, और मुझे लगता है महिलाएं अगर एक दूसरे का हैंड होल्ड नहीं करेंगी तो आदमी तो वैसे ही नहीं आने देंगे आगे। तो आई एम अ बिग सपोर्टर कि लीडर वो होता है जो अपने जैसे 2-4 लीडर बनाए। ये नहीं है कि मैं आगे हूँ तो और मेरे सामने कोई नहीं, क्योंकि महिलाओं में मेंटोरशिप की कमी देखी गई है। बहुत बड़े बड़े लीडर्स हुए लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में मेंटोर नहीं पैदा कर सके। तो मुझे लगता है मेंटोर बनाना बहुत ज़रूरी है। आप मेंटोर बनना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरे के मेंटोर बने और उनको उठाएं। क्या लगता है मैम, एक दौर जो आपने देखा और आज का दौर, महिलाओं की स्थिति में कितना सुधार आया है? जो पहले की महिलाएं थी, आज की महिलाएं बहुत सुधार आया है, बहुत सुधार आया है। मेरे ख्याल से मोदी जी ने जब से ये बात करनी शुरू की है ना, सोशल माइंडसेट चेंज कैसे होता है जब टॉप लीडरशिप बात करती है। जब टॉप लीडरशिप ये बात कर रही है ना, विमेन लेड डेवलपमेंट, दे आर नॉट सेइंग वी विल डेवलप विमेन, हम कह रहे हैं हम विमेन लेड, विमेन विल लीड द डेवलपमेंट। तो आज महिलाओं को लगता है कि हाँ हमें लीड करना है, उसके लिए तैयारी कर रही हैं। काम में, MSME में लोन्स देखिए तो महिलाओं ने ज्यादा लिए, स्टार्टअप में देखिए तो महिलाएं ज्यादा हैं, अपॉर्चुनिटीज महिलाओं के लिए ज्यादा। हमारे दौर में डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, हमारे जैसे बेवकूफ आते थे शायद पॉलिटिक्स में 2-4 लोग जिनको लंबी स्ट्रगल करने की वो होती थी, लेकिन 2 ही चीजें होती थी, डॉक्टर या इंजीनियर। आज बच्चे क्या क्या नहीं कर रहे, आज बहुत कुछ, बहुत 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 साइंस टेक्नोलॉजी में महिलाएं हैं,
आईटी में महिलाएं हैं, हर जगह आर्मी में महिलाओं के दरवाजे खोल दिए। पहले खुले होते तो शायद मैं आर्मी में होती, और आर्मी के मेरे हस्बैंड के कलीग्स कई कहते हैं कि तुम आर्मी में होती तो तुम जनरल होती, तो मैं सच में आर्मी में होती अगर तब खुले होते दरवाजे। हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। आज के समय में अपॉर्चुनिटीज है। हमारे लीडर बात करते हैं, महिलाओं को आगे लाने की बात करते हैं। आज आप देखिए मोदी जी ने जो अभी अपनी पर्सनल सेक्रेटरी, वो एक यंग लड़की है जिसको चूज किया है। हाँ जी। किसी लीडर ने आज तक ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं किया कि एक यंग लड़की को अपॉर्चुनिटी। पहले तो लेडी है उसी के नाम पे दूर हटा दिया जाता है कि नहीं हमारा नाम ना जुड़ जाए, कहीं हम ना फंस जाए। वो लेडी को इस रूप में अगर आप देखोगे तो आप कोई काम नहीं दे पाओगे लेडी को। इसलिए मुझे लगता है जेंडर को हटा के काम देना चाहिए। आप उसकी कैपेबिलिटी पे काम दो, ना कि जेंडर के कारण उसको दूर रखा। जी। अब मैम लड़कियों की ही बात पे आते हैं। एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का आपने भी डिसीजन सुना होगा और आपने शायद उस पर प्रतिक्रिया भी दी थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले में कहा कि लड़की के स्तन को छूना, उसके नाड़े को तोड़ना, वो मैं हालांकि ये शब्द यूज नहीं करना चाहता था, लेकिन बहुत मतलब इस तरह का बहुत लो मतलब एक हाई कोर्ट की ये लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, बहुत लो था। और मैंने इस पे बहुत स्ट्रॉन्ग प्रतिक्रिया दी थी और बाद में उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने और मैंने अपने उस, जब आप मेरी प्रतिक्रिया देखोगे उसमें मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए जी। बहुत देर में लिया सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो। हाँ जी, जब ये बहुत मामला उछला तब सुप्रीम कोर्ट ने तब लिया। मुझे लगता है ये जितने जजेस बैठे हैं ना लोअर कोर्ट्स में और हाई कोर्ट्स में, इनके भी जेंडर सेंसिटाइजेशन करने की जरूरत है इनके दिमाग में, क्योंकि ये भी सोसाइटी का ही पार्ट है। ये भी तो उन्हीं घरों से आते हैं जहाँ पे लड़कियां औरतें पीटी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जेंडर सेंसिटाइज नहीं था जो भी जज बैठा हुआ था, और ऐसे व्यक्तियों को जजशिप मिलनी भी नहीं चाहिए। मैं बहुत स्ट्रांगली कंडेम करती हूँ। एक और थी, एक लेडी ही जज थी जिसने नागपुर बेंच में थी और उसने कहा था कि अगर कपड़े बीच में है तो वो रेप नहीं माना जाएगा। वो भी एनसीडब्ल्यू में मैं थी और हमने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको हटाया था। उसकी जजमेंट भी वापस हुई थी और उनको हटाया भी गया था वहां से। मुझे लगता है ये ऐसे लोगों को बनने का हक नहीं है बिल्कुल भी जो इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि अगर कोई नाड़ा खुलेगा तो क्या करने के लिए खुलेगा, जरूरत ही क्या है। और ये वेट कर रहे हैं कि रेप वर्ड यानी फिजिकल रेप हो जाए तो रेप माना जाएगा। और किसी की छाती को छूने की, लड़की की छाती को छूने की जरूरत ही क्या है। मतलब मैं सोचती हूँ सोच भी कैसे सकता है कोई, करने की तो बात ही अलग है, सोचना भी गलत। आपके विचार दूषित हो गए तो आप दूषित हो गए। विचारों से दूषित होना पहला स्टेप है कि आप फिजिकली दूषित होने जा रहे हो। और मैं अभी कुछ दिन पहले मैं वॉक कर रही थी, आगे लड़के वॉक कर रहे थे और वो बात कर रहे थे माँ और बहन की गाली में। मैंने उसको बोला माँ करा ले ऐसे करके। मेरे को लगा ये व्यक्ति जो कह सकता है ये रेप भी कर सकता है। जो किसी की माँ के लिए ये कह सकता है ना, तो हमें वहां से रोकना पड़ेगा। जब हमारे छोटे छोटे बच्चे गालियां देना सीख जाते हैं ना माँ बहन की, तब वहां रोकना पड़ेगा। क्योंकि जिसने अपने विचार में ये सोच लिया कि मैं ये कर सकता हूँ, गाली दे सकता हूँ, वो कर सकता है, रेप भी कर सकता है। ये जो आपने बात कही ये बिल्कुल आप अब कहेंगे मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही इंसिडेंट्स हुआ कि मैं आ रहा था और मैं उस वक्त ऑटो में आ रहा था क्योंकि हमें थोड़ा दूर आना पड़ता है। तो ऑटो में आ रहा था तो मेरे पीछे जो लड़के बैठे हुए थे साथ में उनकी लेडी बैठी हुई है और उनकी माँ की उम्र की, और जैसे आपने कहा बिल्कुल उन्होंने वही शब्द यूज़ किया। मैं पीछे घूमा, उनकी उम्र 18, 19 या 20 साल थी। मैंने ये कहा कि जो तुमने ये बात कही है क्या तुम इसको अपनी माँ के सामने कह सकते हो? अगर तुम माँ के सामने कह सकते हो तब तो कोई बात नहीं है कि हाँ ये तुम्हारी माँ की उम्र है। तुम ये देखो कि तुम कहाँ बैठे हो। अगर लड़के ही हैं तो एक बात अलग है कि हाँ लड़के लड़के आपस में बात कर। नहीं, ये कहने की बात ही नहीं है कि लड़कियां ऐसी बात करती हैं या ऐसे शब्द यूज करती हैं, और अगर करें तो उसको किस नजर से देखते हैं। तो लड़कों को ये छूट क्यों है कि वो ऐसी बात करें? कम से कम जब आप किसी महिला के साथ बैठे हैं, किसी लड़की के साथ, तब तो बिल्कुल भी नहीं आपके दिमाग में या जबान पे आना चाहिए। बिल्कुल नहीं। तो फिर उन लड़कों ने सॉरी फील किया इस बात पे? नहीं, कई बार वो
पलट के मेरा मन था उनको कहूँ, लेकिन अगर वो पलट के मुझे कह देते कि तू कौन है या तू करा ले इस तरह, तो मैं कहाँ जा, मैं अकेली वॉक कर रही थी, इसलिए मैंने उनको रोका नहीं, क्योंकि मैं ये एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। एक बार पिक्चर हॉल में जनगण मन में कुछ लोग खड़े नहीं हुए और मैं जाके उनको मैंने टैप किया और मैंने कहा खड़े क्यों नहीं हुए, क्या मतलब पाँव खराब है तुम्हारे या तुम भारत के नहीं हो? तो उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया मुझसे, मतलब कि आप कौन है, तुम कौन हो, तू कौन हो, तू करके बात करते हैं ना, फिर तू कौन होती है ऐसे करके। तो उस समय पूरा पिक्चर हॉल मेरे साथ था और उन्होंने उन दोनों को बाहर कर दिया, वो अलग बात थी, लेकिन अगर अकेले हो तो वो लड़के कुछ भी कर सकते हैं जी। ये बात है। मैम आगे बढ़ते हैं, और एक मणिपुर की घटना हुई थी, शायद उस वक्त आप चेयरपर्सन थे, जो महिलाओं के साथ हुआ था, तो उस पे बड़ा कंट्रोवर्सी हुई और ये भी कहा गया, ये आरोप लगे कि समय पर संज्ञान नहीं लिया गया, तो उस पे आप क्या? हाँ जी। मैं ये बहुत बार क्लियर कर चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर आपके साथ एक बार क्लियर करना चाहूंगी। हाँ जी। हमें उस समय 2 ईमेल्स मिली जी उससे पहले कि ऐसा ऐसा 2 महिलाओं के साथ हुआ है। वो दोनों ईमेल्स बाहर की किसी कंट्री से थी, हमारे भारत से नहीं थी, अननोन व्यक्ति, नाम नहीं था उसमें, लेकिन बाहर की कंट्री से थी। और जब बाहर की कंट्री से ऐसी बात हो, देश में वो आम लड़ाई नहीं है मणिपुर की, 2 समुदायों की लड़ाई है, ना तो उसमें सरकार इन्वॉल्व है, ना किसी रिलीजन की लड़ाई है। ऐसा नहीं है कि कुकीज वो हैं, दूसरे रिलीजन के मैती दूसरे, ऐसा नहीं है। 2 समुदायों की लड़ाई है और ये पहले कई साल चल चुकी है मणिपुर में ही ऐसी लड़ाइयाँ। वो बाहर की होने के कारण ईमेल हमें नहीं पता था कि सच में हुआ है या नहीं हुआ है। फिर भी उन ईमेल्स पे मैंने वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी कि ये हमें ईमेल मिली है, इसको पता लगाओ कि क्या ऐसा हुआ है। उस टाइम वो वीडियो बाहर नहीं आया था। ये ऐसा हुआ है तो आप इस पे कार्रवाई करो। मैं क्यों नहीं गई, आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। उस समय बहुत ज्यादा आग भड़की हुई थी, मेरे जाने से सिक्योरिटी मेरी तरफ ज्यादा आती और मेरे को देती। वो पुलिस की जरूरत लोगों को थी उस समय, मैं नहीं चाहती थी और सरकार भी नहीं। मैंने जब ये मणिपुर में बोला तो उन्होंने कहा आपकी सिक्योरिटी इस समय प्रॉब्लम में आएगी और हम भी फंस जाएंगे अगर आपकी को कुछ होता है, आप थोड़ा ठहर के आना। ऐसा नहीं था कि मैं नहीं जाना चाहती थी, ऐसा नहीं था कि मैंने उन 2 लेटर्स पे काम नहीं किया था, दोनों काम हुए थे। जैसे ही उन्होंने कहा कि अब थोड़ा सा ठीक है आप आ सकते हो, मैं उसी दिन मणिपुर गई थी। मैं मैतीज से भी मिली थी, मैं कुकीज से भी मिली थी, मैं कुकी विमेन के उन दोनों महिलाओं से भी मिली थी जिनके साथ गलत हुआ था, और बाकी सारी महिलाओं से भी मिली थी। और आज भी मैं उन महिलाओं के साथ टच में हूँ। कल परसों ही मैंने उनके ग्रुप से बात की है। मैं चाहती हूँ कि दोनों ग्रुप से, महिलाओं के ग्रुप से बात करूँ। और पीस टॉक की शुरुआत जो मैं तब करके आई थी, 2 बार करके आई हूँ, उसके बाद मैं एक बार और गई थी और उन्हीं ग्रुप से दोबारा भी मिली थी। मैं अभी इसे कंटिन्यू रखूं क्योंकि वहाँ महिलाएं बहुत स्ट्रांग हैं और वो जो डिसीजन लेती हैं बाकी लोग मानते हैं। यहाँ की तरह नहीं है, नॉर्थ की तरह नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में महिलाएं बहुत स्ट्रांग हैं। और मैं इस बात की मैंने शुरुआत की है अभी दोबारा, कल परसों ही मैंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी। बहुत सारी महिलाएं नहीं आ सकी तो मैंने उनको कहा कि एक दिन और दो जिसमें सारी महिलाएं जुड़ सकें, और दोनों ग्रुप से अलग अलग बात करके फिर मैं उनकी जॉइंट एक बैठक कहीं पे भी लेना चाहूंगी। और महिलाओं के साथ मैं अभी भी जुड़ी हूँ। मैंने आपको वो क्लैरिफाई कर दिया कि मणिपुर का जो लोग कहते हैं, स्पेशली ऑपोजिशन को एक चाहिए होता है कुछ मुद्दा कहने के लिए, ऑपोजिशन नहीं, जैसे राहुल गांधी हैं, उस वक्त ये कहा था कि हाँ कोई भी वहां पे नहीं पहुंचा। राहुल गांधी खुद गए लेकिन उनको रोक लिया गया। राहुल गांधी बहुत सारी ऐसे, वेस्ट बंगाल में क्यों नहीं गए? राहुल गांधी ने वेस्ट बंगाल में क्या नहीं देखा? संदेश खली में महिलाओं के साथ क्या हुआ? क्यों नहीं गई प्रियंका? क्यों नहीं गई राहुल जी? बाकी जगह पे क्यों नहीं जाते हैं? राजस्थान में उनकी सरकार थी, इतने रेप केसेस आते थे एवरी डे मैं चिट्ठी लिखती थी। मैं 10 बार राजस्थान में गई हूँ, वो क्यों नहीं गए एक बार भी जब रेप हुए?
बहुत सारे क्वेश्चन है उनसे। लेकिन ये ब्लेम गेम नहीं करनी चाहिए हमको कि तुम्हारे राज्य में हुआ और हमारे राज्य। लोग कहते थे तुम यूपी नहीं गई, किसने कहा यूपी? मैं हर केस में यूपी में गई हूँ। वहां उस टाइम उनकी आंखें बंद हो जाती थी कि हाँ ये तो यूपी गई है, ये बात नहीं कह सकते थे वो। लेकिन मुझे प्रूफ किसी को करना नहीं था, मुझे अपने काम करना था और मैंने वो वैसे ही किया। अभी मैम वक्फ बिल आया जो अब कानून बन चुका है, उस पर भी जो विपक्ष है उसने बड़े सवाल उठाए। असदुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने तो बिल ही सदन में फाड़ दिया, कॉपी फाड़ दी कि हाँ ये गलत है। आप कैसे देखते हैं वक्फ? देखिए ओवैसी जी से तो मैं सोच सकती हूँ कि वो क्या है, उनको अपना वोट बैंक सीमित वोट बैंक है, वो केवल और केवल एक धर्म के लोगों के लिए काम करते हैं, उसी की बात करते हैं। उनकी लिमिटेशंस मैं सोच सकती हूँ, लेकिन कांग्रेस की क्या लिमिटेशंस हैं? वो उस धर्म से भी नहीं आते, लेकिन उनकी भी राजनीति कहीं ना कहीं संकीर्ण हो गई है। वो भी केवल तुष्टीकरण, अपीजमेंट जो अंग्रेजी में बोलते हैं, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि आपको अपीज करना है, आप नहीं हो, या फिर इसलिए कि सरकार जो भी लेके आए, विरोधी पार्टी का या ऑपोजिशन का ये मतलब है कि अपोज करो। शायद वो इसे बहुत सीरियस ले चुके हैं, ऑपोजिशन वर्ड को वो लिटरली ले चुके हैं कि अच्छा काम हो बुरा काम हो हमें अपोज करना है। उनको ये समझ भी नहीं आया कि वक्फ बोर्ड का बिल है क्या, है क्या, उसमें क्या क्या चीजें हैं। किरण रिजिजू जी ने एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाया, अमित जी ने अपने भाषण में एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाया। बेवकूफ से बेवकूफ इंसान अगर वहां पे बैठ जाए राज्यसभा और लोकसभा में, वो समझ सकता है कि हाँ, मैं कभी भी रिलीजियस बात नहीं करती। अगर आपने मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि ये मुस्लिम है ये गलत, ऐसा नहीं कभी भी कहा। लेकिन अगर मेरी समझ में आ सकता है कि ये गलत नहीं है, तो उनकी समझ में क्यों नहीं आ रहा? उनकी समझ में आ रहा है, लेकिन उनको बाहर क्या दिखाएंगे? बाहर उनको क्या दिखाना है, इसलिए वो बोलते हैं कि बाहर जो जाएगा तो हमारा जो वोट बैंक है वो ये देखेगा कि हम इनके साथ खड़े थे। वो बात अलग है कि अब वो वोट बैंक भी उनसे खिसकता जा रहा है, उनके साथ नहीं है। अगर वो भी होता तो इनकी 2-4 सीटें तो आ जाती, वो भी नहीं हो रहा। तो काम करने से मुझे लगता है लोग मानते हैं और साथ जुड़ते हैं। केवल धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांटते रहो। कितने साल बेवकूफ बनाओगे लोगों को? अब नहीं बनने वाले। अब सोशल मीडिया है। हमारी पार्टी अपने लोगों को एक लोगों को काम पे लगाया हुआ है कि आपने लोगों के भ्रम हटाने हैं। आज हम जगह जगह जाके वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करें, ताकि आम जनता को जो भ्रम फैलाया जा रहा है उससे दूर रखा जाए, रियलिटी पता हो कि रियलिटी क्या है। अक्सर क्योंकि वक्फ बोर्ड की और वक्फ के नया कानून जो है, इसकी मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बीजेपी को ऐसे प्रपोज किया जाता है कि हाँ वो मुस्लिम विरोधी है, लेकिन आप ही मुस्लिमों के एक तरह से पक्ष में बिल ले आए, तो फिर अब उनके पास है नहीं, उनके पास कुछ नहीं है। ट्रिपल तलाक का वो हटाया था हमने, कानून बनाया था उसके ऊपर, तो भी लोगों को लगा कि ये मुसलमानों के अगेंस्ट है। वो कैसे मुसलमानों के अगेंस्ट हो गए? या मुल्लाज का जो कहना कि अरे ये हटा दिया गया, तो क्या आपको अधिकार है कि क्योंकि आप मुसलमान हो आप 3 महिलाएं रखोगे और आप तलाक कह के एक महिला को बसते हुए घर से उठा के बाहर फेंक दोगे? ये कहाँ का कानून है? जब हम एक देश में हैं, और किसी भी देश में आप जाइए, ये मुस्लिम भाई भी अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, क्या वहां पर इनका मुस्लिम लॉ चलता है? वहां चलता है, वहां के कानून मानते हैं ना वो। तो यहाँ भी एक कानून होना चाहिए सबके लिए। वक्फ बोर्ड में वक्फ ही सब कुछ था, उनकी बॉडी ही सब कुछ थी। अगर डिस्प्यूट हो जाए तो वो कहीं जा ही नहीं सकते थे, कोर्ट में वो जाने का अधिकार नहीं था। क्यों नहीं था भाई? एक हमारे कानून है सर, ये यहाँ के कानून है, ये आपको मानने पड़ेंगे, देश के कानून है। कोई कल मैंने एक ट्वीट किया है कि ममता जी कह रही है कि मैं तो वेस्ट बंगाल में नहीं करेंगे। मैंने कहा खाला जी का घर है, ये कानून भारत का है और भारत में जो भी स्टेट हो उसको मानना पड़ेगा। आप थोड़ी ना कह सकते हो कि हम अमित शाह जी ने भी कहा था सदन में कि भारत का कानून है और हर किसी को मानना पड़ेगा।
आप कुछ भी कहते रहिए, आप अपनी सड़कों पे नमाज पढ़ा रही हैं, आप लोगों को गलत बसा रही हैं। मैंने वेस्ट बंगाल में जो देखा है, मुझे नहीं लगता कि आप मीडिया वाले तो जाते भी नहीं है वहां पर। एक बार जाके देखिए क्या हाल है। देश का सबसे पिछड़ा अगर कोई राज्य है तो आज वेस्ट बंगाल है। इतनी गंदगी है कैलकाटा के अंदर, आउटर कैलकाटा में इतनी गंदगी है। तो आप ऐसे सिर्फ आप देश को धर्म के नाम पे बांट के आप सोचोगे कि आप राज चलाते रहो, अब ऐसा नहीं होगा। और फिर मैम कई लोग इसको बम्बई से भी जोड़ देते हैं कि मुंबई जो है वो बड़ा अच्छा शहर है, लेकिन जो उसकी झुग्गी बस्ती है उसका बड़ा एरिया जो है वो उस तरह से है कि एक तरफ मुंबई बड़ा अच्छा शहर, शानदार शहर, लेकिन जो उसकी झुग्गी बस्ती है, झुग्गियां भी आज करोड़ों करोड़ों की है। मुंबई में इतना साफ सुथरा, आप वहां जाके तो देखिए, मतलब सब मतलब जो कोलकाता की झुग्गी बस्ती है और वो झुग्गी तो छोड़ दीजिए, कोलकाता के गांव में ही देख लीजिए क्या हाल है। सीवरेज कहीं नहीं है, पानी पीने का नहीं है, नल नहीं है वहां पर अभी तक। वो तालाब से बनाए हुए हैं, वो तालाबों के अंदर ही पानी पीते हैं, भैंसे भी फिशिंग भी करते हैं और वहीं पे सब कुछ करते हैं। वहां पे बहुत बुरा हाल है, गंदगी इतनी है, इतनी गंदगी। आप पाँव रख ले आप अगर वहां पे तो आप रख नहीं पाओगे पाँव। तो फिर मैम ये कैसे वो बार बार जीतते रहते हैं? ममता बनर्जी ने क्या उन्होंने गांव मैं जब जाती हूँ तो मैं अपने ड्राइवर से बात, किसी भी राज्य में जाऊं, कैसा चल रहा है, सरकार कैसी चल रही है, सबसे पहले ये सब बातें करती हूँ। सरकारी नौकर होते हैं जो हमें ड्राइवर मिलते थे, सबसे पहले वो कहते थे मैंने इतने साल से वोट तक नहीं किया, हम जाते हैं तो हमारा वोट पहले से पड़ा होता है वहां पे। अच्छा। वहां पूरा इलेक्शन मैन्युपुलेट होता है, वहां गांव के लोगों को जाने ही नहीं दिया जाता, घेराबंदी हो जाती है, वोट पड़ गए होते हैं उनके। अच्छा जी। वहां की पुलिस, आप लिखते रहो उनको कि उस लेडी का रेप हो गया, वो आपको जवाब ही नहीं देंगे। मेरे को एक एफआईआर निकालने की कॉपी निकालने के लिए वहां धरना दे के बैठना पड़ा था, क्योंकि वेस्ट बंगाल में ममता जी से पूछे बिना आपको एक एफआईआर की कॉपी भी नहीं देता वो कोई। डीजी पहली बार एक बार मिला था मुझे, नहीं तो मिलते ही नहीं है वहां। वो मिल रहा था, मुझसे बात कर रहा था, उतने में उसको एक फोन आया, उसके रंग उड़ गए और उसने कहा मैम मुझे तो निकलना पड़ेगा। साफ पता चल रहा था कि सीएम ने फोन करके कहा तुम मिल कैसे रहे हो यहाँ। वहां जिस तरह की आतंकवाद है, वहां आतंकवाद किसी और जगह पे नहीं है। और आतंकवाद राजनीतिक है, राजनीतिक आतंकवाद है वहां पर। ममता ने आतंक फैलाया हुआ अपने ऑफिसर्स के बीच में भी। मैं संदेश खली गई हूँ, वहां पे जो महिलाएं कह रही थी सब कुछ, वो स्टोरी मुझे कहा गया बाद में इन्होंने मेरे इसके अगेंस्ट एफआईआर की जाएगी, इसने झूठे केस बनाए गए। मेरे साथ तो कोई बीजेपी वाला जाने को भी तैयार नहीं था, क्योंकि उनको इतना डर लगता है कि उठा लिया जाएगा वहां से। मैं अकेली गई थी वहां पर, और वहां पे महिलाएं कैमरे के सामने आ ही नहीं रही थी। मुझे अलग से जहां प्रेस को बाहर रख के मेरे को मिलना पड़ा था उनसे। बहुत बुरा हाल है वहां वेस्ट बंगाल में। बहुत मीडिया वाले आपसे बात नहीं करते हैं, मीडिया वाले आपका इंटरव्यू लेने नहीं आते, डरते हैं वहां पर। सब कुछ मैनेज किया हुआ है वहां पे, डराया हुआ है लोगों को, मैनेज नहीं किया हुआ, डराया हुआ है। आप किसी भी अगेंस्ट काम कर लो। अब टी गार्डन्स है वहां पे, टी गार्डन्स उनको दिए हुए मैनेज करने के लिए जो गुंडे हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, महिलाओं को पैसे नहीं देते। बहुत बुरा हाल है वहां पर, बहुत बुरा हाल है। मैं कितने गिनवाऊं आपको जी। अच्छा मैम, आपने वन नेशन वन इलेक्शन की बात की, क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल है तो कब तक हम ये माने कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो हो सकता है? 29 में नहीं होगा, ये तो सरकार ने अपने उसमें भी बोला है। 34 में ये वन नेशन वन इलेक्शन होगा। उस बीच में ये सारा चेंज ओवर करने के लिए, सारी मशीनरी चेंज ओवर करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए सरकार ये 10 साल देगी कि 10 साल में सब चेंज हो। और ये सबको नजर आता है कि होना चाहिए, और ये पहले भी हुआ है, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। कांग्रेस ने भी अपने टाइम में बहुत सारे इलेक्शंस हैं जो कि वन नेशन मतलब इकट्ठे हुए थे, असेंबली और लोकसभा के। और इसमें सबको नजर आता है कि आप पूरे साल भर मशीनरी लगाए रखते हो। आज इस राज्य का लोकसभा का इलेक्शन, फिर हरियाणा महाराष्ट्र का इलेक्शन, उसके बाद दिल्ली का इलेक्शन, उसके बाद बिहार का इलेक्शन, उसके बाद बंगाल का इलेक्शन।
आप पूरे साल लोगों को बिजी रखते हो, पूरे साल कहीं ना कहीं कोड ऑफ कंडक्ट लगा होता है, कोड ऑफ कंडक्ट लगता है तो इतने इतने टाइम पे आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो, कोई स्कीम लागू नहीं कर सकते हो, कोई पॉलिसी नहीं ले सकते हो, तो कैसे काम चलेगा? टीचर्स हैं या जो जिनकी ड्यूटी लगती है इलेक्शन के में, वो साल भर यही करते रहते हैं, कितने कितने दिन साल में वो यही इसी में बिजी रहते हैं। कितना पैसा, हम 12,000 करोड़ रुपया बचाएंगे अगर हम एक वन नेशन वाले इलेक्शन करते हैं। हम 1.5 जीडीपी बढ़ाएंगे अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन करते हैं। हम वो जो पैसा बचाएंगे हम वो डेवलपमेंट में लगा सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, उसमें लगाएंगे। हम कहते हैं हमने 2047 में डेवलप नेशन बनना है, कहाँ से लाएंगे पैसा? पैसा तो यही है हमारे पास। पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स हैं, ट्रेड का प्रॉब्लम, कितने सारे संघर्ष, सरकार को भी पैसा लाना है कहीं से, फिर कहाँ से लाएंगे? आज ही लोन्स कम हुए, आपने देखा होगा कि रेपो रेट नीचे गए हैं 0.5 से। सरकार लगातार लोगों को के लिए काम कर रही है, उनका लाइफ कैसे ठीक हो, कैसे हो, पैसा कहाँ से आएगा इस सब के लिए? तो हमें इसी तरह की चीजें करनी पड़ेंगी ताकि पैसा बचे और ये डेवलपमेंट में लगे। हरियाणा की बात करते हैं मैम। हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री और अब केंद्र में मंत्री मनोहर लाल जी और मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कैसे हैं आपके साथ? इनके मतलब अगर हम ये बात करें कि हाँ अच्छी बनती है आपकी? मैंने मनोहर जी के साथ काम किया, संगठन मंत्री होते थे हमारे। अच्छा जी। तो मुझे ना तब फील हुआ था कि वो सीएम बन गए, हमारे तब से वैसे ही चले आ रहे हैं, हम उनको अपने सीनियर मानते हैं, वैसे ही मानते रहेंगे। और आज वो यूनियन मिनिस्टर हैं, मिलना होता रहता है, वहाँ पर भी आते रहते हैं, वो राज्यसभा में भी आते रहते हैं। नायब जी का तो हमने पूरी जर्नी देखी है, अपनी आंखों के सामने देखी है, बहुत अमेजिंग जर्नी है उनकी। एक एग्जाम्पल है कि बीजेपी में कोई भी कहीं पे भी पहुंच सकता है, कहाँ से शुरुआत हुई और आज वो सीएम है। ये कार्यकर्ताओं के लिए भी एक सीख है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो और वो आज भी उतने ही सिंपल हैं जैसे पहले थे। कोई बदलाव नहीं आया सीएम बनने के बाद भी? कोई बदलाव नहीं आया, उतने ही सिंपल हैं, उतने ही प्यार से बात करते हैं, उतने ही हंसमुख हैं और मुझे लगता है जनता इसीलिए उनको प्यार भी करती है। मैम मेरे सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जिस हिसाब से बीजेपी की कार्यप्रणाली है उस हिसाब से, और आपकी नियुक्ति भी चाहे वो वुमेन कमीशन में हो चाहे राज्यसभा के मेंबर के तौर पे हो, अचानक से हुई, किसी को पता नहीं था कि आपको राज्यसभा में भेजा जाएगा या आपको वुमेन कमीशन के तौर पे लगाया जाएगा। क्या मैं ये मानूं कि मैं आने वाले भविष्य की हरियाणा की सीएम से बात कर रहा हूँ भविष्य में? मुझे ही नहीं पता था कि मैं एनसीडब्ल्यू में जा रही हूँ, मुझे नहीं पता था। जिस दिन मैंने नॉमिनेशन किया है दोपहर 1 बजे तक मुझे नहीं पता था कि मैं राज्यसभा में जाने वाली हूँ, तो मैं कैसे बता दूँ? यहाँ तो 1 मिनट में साफ हो जाता है आपका भविष्य और एकदम बन जाता है जी। और मैं इस बारे में सोचती भी नहीं, यहाँ तक पहुँच गई हूँ, बहुत अमेजिंग जर्नी रही है। ये काम जो मिला है मैं वो ठीक से करूँ, अभी तो सीख रही हूँ, राज्यसभा में पहुंची हूँ, अभी तो मैं सीख रही हूँ। आगे आने वाले मैं सोच नहीं रही 5-10 साल। आई डोंट थिंक अबाउट इट, आई नेवर थॉट अबाउट इट कि मैं यहाँ तक पहुंचूंगी। वैसे आपको लगता है कि मैं सिर्फ क्योंकि मैं बीजेपी इसलिए क्योंकि बीजेपी हमेशा अपने फैसलों से चौंकाती आई है, ये आप भी मानते, तो क्या लगता है कि ऐसा हो सकता है कभी? देखिए संभावना तो हर चीज की होती है, मैं कह रही हूँ। अब नायब जी की जर्नी देख लें तो आज जो कार्यकर्ता है, आप आज अगर यहाँ पे निचले पायदान पे कार्यकर्ता को देखें, कल वो शायद प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या मुख्यमंत्री हो, आपको कुछ पता नहीं है। अब मुर्मू जी को नहीं पता था कि वो राष्ट्रपति बनने जा रही है, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन यहाँ अगर वो मुझे कहेंगे कि कल तुम्हें मंडल अध्यक्ष बनना है तो मैं मंडल अध्यक्ष बनने को भी तैयार हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी की वो है कि आप ये नहीं कहेंगे कि मैं तो अब राज्यसभा में रही थी, मैं मंडल अध्यक्ष नहीं बन सकती। तो मैं हर जो पार्टी कहेगी उसका, चाहे प्रमोशन मिले डिमोशन हो, लेकिन पार्टी का फैसला सर्वोपरि, पार्टी का फैसला जो होगा। आखिर में मैम, क्योंकि
आपने वुमेन के लिए इतना काम किया है, क्या कहना चाहेंगी आज के दौर में, अगर हम ये कहें कि लड़की जो है या महिलाएं जो हैं आगे कैसे बढ़ें, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनसे महिला जो है वो अगर कहीं पे लैग कर रही है या फिर कहाँ लैग कर रही है और उसको कैसे और आगे बढ़ना चाहिए? लैग नहीं कर रही, अब तो सीख रही हैं, मैं वो नहीं कहूँगी। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि बच्चियाँ जो हैं स्पेशली अपना एक तो अब प्रोफेशन ज़रूर लें, पैसा ज़रूर कमाएं। वो पैसा नहीं कमाती तो एक तो वो समाज में जीडीपी बढ़ाने का हिस्सा नहीं बन सकती हैं, फिर अपने डिसीज़न कम ले पाती हैं जब लड़की अपना पैसा नहीं कमा रही हो। तो इसलिए प्रोफेशनल हो, चाहे अपना छोटा सा बिजनेस करती हो, घर बैठे बिजनेस करती हो, ज़रूरी नहीं है हर कोई एमबीए नहीं बन सकता, हर कोई आईआईटी नहीं कर सकता। आप जो भी कर रहे हैं उसमें आप देखें कि कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, आपका फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। दूसरा, अपना डिसीजन खुद लेना सीखें। हम ज़्यादातर महिलाएं क्या कहती हैं, मैं अपने हस्बैंड से पूछूंगी, मैं अपने फादर से पूछूंगी। पूछना नहीं होता है, आप डिस्कस करिए और डिसीजन फाइनली आप अपने आप लीजिए। डिसीजन नहीं लेती हैं तो आप अपनी फेलियर का भी हिस्सा दूसरों को बना देती हैं। मेरी जिंदगी में ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ये करा था। डिसीजन लेंगी तो आपकी फेलियर, आपकी क्या कहते हैं, उन्नति, दोनों चीजें आपकी होंगी और आप दोनों पे गर्व करोगे। मुझे लगता है अपने डिसीजन महिलाओं को खुद लेने चाहिए, तभी आप सच में स्वतंत्र हो। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने इतना समय दिया और इतनी अच्छी बातचीत की, सबके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।